हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी का भी पैटर्न उठा के देख लीजिए, सब में मैथ्स आता है और सब में स्ट्रेटेजी होती है। तो आपने जो ये रील देखी, इससे एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि किसी और की स्ट्रेटेजी आप पे काम करे ये जरूरी नहीं है। तो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, सुनो सबकी और करो अपने मन की। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, हर चीज के लिए ध्यान रखना। ऐसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सरकारी नौकरी लेने के लिए भी इसी चीज को मैंने भी अपने लाइफ में उतारा है, आप भी उतार लीजिए। अब आज का टॉपिक है कि मैथ्स और टाइमिंग, यानी कॉम्पिटिशन में जहां लाखों लोग बैठते हैं और हजारों सिलेक्ट होते हैं, तो बाकी जो रह जाते हैं वो इस टाइमिंग के चक्कर में ही रह जाते हैं। तो इस टाइमिंग को किस तरह इंप्रूव करें, आज इस पर बात करेंगे। तो आपको पता है कि सब में पार्ट ए में, डीएसएसबी के पार्ट ए में 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग को अलग मत समझना, दोनों एक ही चीज है। मैथ्स अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई, रीजनिंग आपको चुटकियों में आ जाएगी। ये एक तरह की लॉजिकल थिंकिंग होती है। इसी तरह सीडीएस, सीजीएल सब में मैथ्स आता है। तो चलो आज हम जान ही ले कि जो हमारे 2 से 5 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं, तो उसको मैं विद इन अ मिनट, 40 सेकंड, 20 सेकंड इसमें कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने अपने पर उतारा है, जो एज अ टीचर मैंने और बच्चों को एडवाइस दिया है। यहाँ तक मैं अभी 4th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो 4th क्लास के बच्चों को मैंने ये टेक्निक अपनाई 1-2 महीने के लिए, और आप यकीन नहीं करोगे उनका भी मैथ की टाइमिंग इंप्रूव हो गई। चाहे वो प्लस माइनस या उनके लेवल के क्वेश्चंस पे हुई हो, तो आप तो बड़े हो, तो आप में 101% ये एप्लीकेबल होगी। मेरी स्ट्रेटेजी मत अपनाओ, पर जो वीक पॉइंट है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आप ये एक चीज समझिए, 3 से 4 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मैथ में प्रो, जिन्हें सब आता है, टाइमिंग भी अच्छी है, जो सालों से कर रहे हैं। तो उनके लिए आपसे यही है कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बस सिर्फ प्रीवियस ईयर करते रहिए, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाते रहिए। उनके लिए ये वीडियो नहीं है, अपना टाइम बर्बाद ना करें, अपना पढ़ाई करें। दूसरे बच गए, अच्छा है जिसका पर टाइमिंग नहीं है, मॉडरेट है, टाइमिंग भी नहीं है, एक्यूरेसी भी नहीं है, और वीक है, जिसे डर लगता है, जिसे बोलते हैं ना मैथ फोबिया। तो इनके लिए मेरे ये वीडियो है, इनको आप समझिए और तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अब हाल ही में जो वैकेंसी निकली है डीएसएसबी के थ्रू, उसको हम जान लेते हैं। पीआरटी निकली है, ये 5 साल बाद निकली है। तो इसमें इसमें मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, तो इसलिए मैं आपको इससे कनेक्ट होकर बता पाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, जिससे आपके 40 में से, रीजनिंग प्लस मैथ में 40 का पार्ट ए में आएगा, उस 40 में से आप 38 to 39 मार्क्स ला सकते हो, और क्वेश्चंस ये विदिन 40 मिनट कर सकते हो। क्योंकि मैंने ऐसे देखे हैं जिनको सब कुछ आता था, पर मैथ्स की वजह से, मैथ वीक होने की वजह से या टाइमिंग ज़्यादा लगने की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। जबकि उनकी एक थ्योरी, एक सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश सब उंगलियों पे थी, पर मैथ में ही 1 घंटा लग गया। डीएसएसबी में एक नुकसान है कि आप एक सेक्शन को पूरा कंप्लीट ना कर लो, सबमिट ना कर दो, तब तक दूसरे पे नहीं जाओ। औरों में आप स्विच कर सकते हो, पर इसमें नहीं है। तो इसमें आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, एक सेकंड बहुत जरूरी है। तो चलो जानते हैं कि मैथ के सेकंड्स कैसे कम करें। पहली बात, सोल्व मैथ्स इन 1 मिनट। किस तरह? सबसे पहला है कैलकुलेशन। मैंने देखा कि कोई भी क्वेश्चन से सब में कैलकुलेशन आती है, तो कैलकुलेशन क्यों ना जब मिनट को सेकंड्स में लाना है, तो क्यों ना कैलकुलेशन ही इतनी फास्ट हो जाए कि हमारी उंगलियों पे कैलकुलेशन हो जाए। तो मैं सबसे पहले जब मैं तैयारी करता था, तो मैंने सोचा कि क्या चीज़ है जिसको सब में कॉमन है। तो मैंने देखा ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये 4 चीज़ जो हमने बचपन में पढ़ी थी, इसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये चीज़ें। और सबसे मेन चीज़ एक और, टेबल। इन सब चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे कैलकुलेशन बढ़ते चले जाते हैं। फॉर्मूले सबको आते हैं, अच्छे वाले बंदे को फॉर्मूले आते हैं, और जो वीक बंदा है उसको तो डर ही पहले बैठा हुआ है। अरे जो वीक बंदा है उसको प्लस माइनस उसको भी अच्छा लगता है, तो क्यों ना इसी से शुरू करें। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने पहले हमारी रील देखी होगी, उसमें हमने अनुमान लगा लिया है कि मार्च से जुलाई में होगा एग्जाम। क्योंकि जिस तरह डीएसएसबी चल रहा है, अगर कुछ प्रेशर नहीं आया तो मार्च से जुलाई में होगा। तो आपके पास रफली 4 से 5 महीने हैं या 6 महीने हैं, तो आप 2 महीने मैथ को प्रॉपर दो। जो वीक बच्चे हैं वो 10 घंटे दो मैथ्स को, जो मॉडरेट बच्चे हैं वो 6 घंटे दो, जिनका अच्छा है, इनको सिर्फ टाइमिंग बढ़ानी है, वो 4 घंटे दो, बाकी और सब्जेक्ट्स को दे दो। आप बोलोगे सर 10 घंटे के बाद क्या बचेगा? मैं कह रहा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप ये 10 घंटे और 3 घंटे अदर सब्जेक्ट को दोगे, पहले 2 महीने, सिर्फ पहले 2 महीने, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। बाद के 4 महीने में आप पढ़ो ना दूसरे सब्जेक्ट्स, तो आपको पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा। अब इसमें कैलकुलेशन में क्या करना है, आप कुछ मत करिए, आप 1 घंटा अलग से दीजिए। उसमें क्या करना है, आपको ऐड के लिए 10 रैंडम नंबर्स ले लीजिए, 2 डिजिट नंबर पहले लेना है, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बना रहे। या आपका बहुत ही वीक है तो 1 डिजिट भी ले सकते हो। 10 नंबर लीजिए, उसको विदाउट पेन आपको पहले अलार्म वो लगा लीजिए, स्टॉप वॉच, और उसमें देखो दिमाग से कितनी जल्दी आप सोल्व कर पाओ। पहले दिन आपको बहुत परेशानी होगी,
फिर दूसरे दिन कम परेशानी, ऐसे करके आप ये देखोगे 1 महीने के अंदर अंदर आपका एडिशन दिमाग में बहुत जल्दी होने लग गया है। वीक बच्चे को भी ऐसा लगेगा, कॉन्फिडेंस आने लगा कि अरे वाह, अब तो मैं उंगलियों पे प्लस करने लग गया हूँ। कॉन्फिडेंस इज द की कि आपकी टाइमिंग कम कर सकती है। दूसरा, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हो, इसमें सिर्फ 15 मिनट करना है। आधा घंटा एडिशन को करना है, दिमाग में बार बार दिमाग से करना है, फिर कैलकुलेशन करना है कि एक्यूरेसी कितनी बनी, कितना मैंने गलत कर दिया, क्या गलती करी, दिमाग धीरे धीरे उसको सोल्व करता चला जाएगा। डिवाइड और सब्ट्रैक्ट 15 मिनट, क्योंकि कम आता है। मल्टीप्लाई भी 15 मिनट। तो इस तरह आप 1-1.5 घंटा इसको सिंपल आपको यही करना है। और टेबल्स के लिए क्या करना है कि आप एक पर्चा लीजिए, उस पे पेज पे सारी 20 तक टेबल लिख लीजिए और उसको चिपका के बस, जैसे दवाई नहीं देते तीनों टाइम, ऐसे तीनों टाइम उसको बस रीड आउट कर लीजिए। जिस तरह आपने देखा होगा कि सरकारी टीचर्स पहले जमाने में हम लास्ट में छुट्टी से पहले बोलते थे और बच्चों को इतनी अच्छा टेबल्स आ जाती थी। तो वही स्ट्रेटेजी हमें करना है। हमें सिर्फ उसको रटना नहीं है, फिर आप भूल जाओगे। मैथ्स कभी रट नहीं सकते, तो आप टेबल्स को सिर्फ पढ़िए। सिर्फ 5 मिनट तीनों टाइम दे दोगे तो आपको टेबल्स ऑटोमेटिकली ग्रैब हो जाएगी, इतने अच्छे से याद हो जाएगी कि आप रुकोगे नहीं। क्योंकि मैंने देखा है जब आपको पूरा फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है, फिर अचानक से आप 18 8 जा पे अटक जाओगे। 18 8 जा आप वहां मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, वहां टाइम बर्बाद हो गया आपका। सीधा अगर आपको फॉर्मूला याद होता है 18 8 जा 144। देखो, मैं आपसे बातें करते करते एग्जांपल के तौर पे ही मेरे दिमाग में पहले से ही फीड था। मैंने ये सोचा नहीं था कि 18 8 जा मैं बोलूंगा, पर आपको टेबल मेरे को याद है, इसलिए मैंने एग्जैक्ट मेरे मुंह से निकला। इसी तरह आपके 2-3 महीने बाद आपको ये असर दिखेगा। यहाँ आपके कुछ सेकंड्स कम होंगे कैलकुलेशंस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, टेबल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, और सेकंड्स कम होंगे। ये मान लीजिए जो आपका 2.5 मिनट में हो रहा था, अब वो 1 मिनट 1.5 मिनट में होने लग जाएगा। और हमें कम करना है, 1 मिनट के अंदर लाना है। तो इन दोनों से आप 1.5 मिनट, 2.5 से 1.5 मिनट आ गए हैं। फिर आया फॉर्मूले में क्लियरिटी। आपको फॉर्मूला कैसे बना है ये चीज समझनी होगी। इसको समझने के लिए एनसीईआरटी, अब जब आईएएस लोग एनसीईआरटी सोशल साइंस जो है एनसीईआरटी से कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो मैथ्स में जब आप वीक हो या मॉडरेट हो तो एक बार नजर मार लो, और अच्छे भी हो तो भी नजर मार लो। जब अच्छे हो आप मैथ में तो आपको स्ट्रॉन्ग करना है उसको, तो आप 1 हफ्ते में खत्म कर दोगे 6 to 10th की मैथ। तो इसी प्रकार आप वीक हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आपने पहले कर रखी है। एक बार दूसरी बार रिवाइज करोगे तो ऐसा लगेगा वाह, मुझे मैथ कुछ तो आया है। तो मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी प्लेलिस्ट के थ्रू मत जाओ। आप किसी भी प्लेलिस्ट में जाओगे आप घबरा जाओगे, क्योंकि उनको सभी लोगों को लेके चलना पड़ता है, और खासकर वो हार्ड क्वेश्चन आपको देंगे, और हार्ड में आप पहले ही हार मान लोगे और मैथ को निगलेक्ट कर दोगे। फिर आप बेशक तैयारी मत करो। मैथ को जहां आपने निगलेक्ट किया, क्योंकि मेरे ही नॉन में बहुत सारे हैं जिनको सब कुछ आता था, पर मैथ की वजह से वो आज तक सरकारी नौकरी की दर्शन भी नहीं कर पाए। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, मैथ्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते तो एनसीईआरटी से शुरू करो ना। आप जब एनसीईआरटी आपके लिए इजी होगा, पहले बहुत मुश्किल लगेगा, फिर आप 1 महीने के अंदर आप पूरी एनसीईआरटी खत्म कर दोगे। अगर आप वीक हो, अच्छे हो तो आप हफ्ता 10 दिन में खत्म कर दोगे। इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ना, मैंने कॉन्फिडेंस इज द की। एडिशन आपने दिमाग में करना चालू कर दिया, आपको मजा आएगा। बाद में आप कहीं बाहर जा रहे हो, कोई भी नंबर देखा उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो दिमाग इस तरह सोचना चालू कर जाएगा। मैथ की तरफ हमें सोचना ही है बस। ये कैलकुलेशन से और फॉर्मूला क्लियरिटी, मैंने एक बार देखा कि मेरे को सब कुछ आ रहा था, पर मैं फॉर्मूला क्लियर नहीं होने की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। तो अचानक से एक तो टेंशन बहुत होती है, प्रेशर बहुत होता है पेपर का, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं 2 मिनट बैठा रह गया सुन कि एक तो ईगो हो गया कि मेरे को मैथ आता है और मैं क्यों याद नहीं आ रहा, ये तो मेरे को आना ही चाहिए, मैं करके ही रहूंगा। वो मेरा पेपर फेल हो गया, क्योंकि मैंने ऐसे करके 2-3 बार मैं घबरा गया। 2 मिनट जाते ही मैं घबरा गया, और वो घबराहट मेरी दूसरे क्वेश्चंस को ले डूबी, और मेरी एक्यूरेसी एकदम से डाउन हो गई और मैं फेल हो गया। मेरा सीजीएल पहला इसलिए ही मैं हट गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। जिस तरह आप टेबल का एक पेज लगाओगे, इसी तरह फॉर्मूलेस का भी एक पेज लगा लो, और उसको भी हम नजर मारना है बस। और एनसीईआरटी से क्लियरिटी ले लो। फिर मैंने एनसीईआरटी जब पढ़ी तो मेरे को सारे फॉर्मूले की क्लियरिटी आ गई थी। क्लियरिटी आनी बहुत जरूरी है। अब बताता हूँ क्यों। इससे आपका 1.5 मिनट से 1 मिनट 15 सेकंड तक आप कम हो जाएगा। अब क्लियरिटी आने से क्या होगा, आप जब दिमाग में आपके फॉर्मूला है, क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप एलिमिनेशन 4 ऑप्शंस में सीधा जब फॉर्मूला दिमाग में है और रीड आउट कर रहे हो, तो आपको विदाउट पेन, क्योंकि आजकल 99% पेपर्स उसमें होने लगे कंप्यूटर में, तो आप एक बार स्क्रीन में देखो, एक बार नीचे देखो, तो 5 मिनट तो ऐसे चले जाते हैं ऊपर नीचे देखने में कि वो सारा डाटा नीचे उतारो। तो इससे अच्छा जब दिमाग में पढ़ रहे होगे और फॉर्मूला भी बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा, तो आपको दिख जाएगा कि 4 में से 2 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, किसी भी हालत में हो सकते। चाहे वो आप दिमाग में ये डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, चाहे उसमें कोई फॉर्मूला लगा लो, तो आपको आइडिया आ ही जाता है। और एक और बात मैं कह रहा था कि जिस तरह एडिशन बोलेंगे सर, बहुत आप अभी भी दिमाग में आप ये सोचोगे कि ऐड क्यों बोल रहे हैं सर, ऐड से क्या होगा। एक चीज बताता हूँ, आपने देखा होगा कि आपने कोई एग्जाम की पैटर्न देखोगे, स्टैटिस्टिक्स हर जगह आती है, और इसमें ऐड का ही रोल, पूरा रोल ऐड का है। तो ऐड से आप बच नहीं सकते। आप यकीन नहीं मानोगे, ये 20% स्टैट्स के क्वेश्चंस आते हैं हर जगह, चाहे वो आप सीडीएस लगा लो, चाहे आप डीएसएसबी का एग्जाम लगा लो। आप अभी मैंने रिसेंट जो एग्जाम दिया, उसमें मैंने 4 क्वेश्चंस आए थे 20 में से, तो उसमें यही पूछा था कि ये 4 ईयर के 4 बिजनेस हैं, तो उनको ऐड करो कि सबसे ज्यादा बिजनेस किसका हुआ।
तो नॉर्मल ऐड था वो, और वहीं कोई बच्चा होता वो चारों के चारों मतलब 16 एंट्री नीचे लिखता, कितना टाइम, मैंने 3 मिनट बर्बाद होता। मैंने जो किया है 1 मिनट 10 सेकंड में किया। कैसे किया उसको, मैंने उसको दिमाग से ही स्क्रीन में ही प्लस कर दिया और वहां पर ऑप्शन में टिक करके आगे बढ़ा कि मेरा ये होगा आंसर। तो ऑप्शन एलिमिनेशन इज मस्ट। तो कहाँ 3 से 4 मिनट लग जाते, कॉपी करते पूरे डाटा उसको प्लस करते, वहीं मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी तो दिमाग में ऐड हो गए। वहाँ 1 मिनट 10 सेकंड भी ज़्यादा था मेरे लिए, क्योंकि मैं उसको वो घबराहट की वजह से लगा लो, वो मैं 50 सेकंड में भी कर सकता था, पर वो 20 सेकंड घबराहट लगा लो या कन्फ्यूजन लगा लो, मैंने एक ऑप्शन को 2 बार करना पड़ गया, तो इसलिए वो 20 सेकंड फालतू लग गई। यहाँ सेकंड्स का खेल है, यहाँ आप चुके तो आप पूरा पेपर खराब हो जाएगा। आगे चलते हैं। विदाउट पेन, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, बिना पेन के करना है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर पे पेपर हो रहा है, आप बार बार ऊपर नीचे नहीं देख सकते, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। रीजनिंग भी वही है, रीजनिंग इतनी ईजी आती है, आप बार बार ऊपर नीचे देखोगे खत्म हो जाएगा पेपर आपका। तो बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड, इसको प्रॉपर 1 से 1.5 घंटा दीजिए। आपको कोई भी नहीं बताएगा कि ये अलग से देना है, आपको ये सब सिलेबस बता देंगे, सब आपको ये बोलेंगे स्ट्रेटेजी से पढ़िए, पर आप मैथ पूरा करने के बाद भी अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ी तो फायदा क्या उस चीज का। जब आपको सब कुछ आता है तो स्पीड तो नहीं बढ़ी ना। और स्पीड कैसे बढ़ेगी? मैथ का जो पहला कदम था, हम जो हमेशा भूल जाते हैं, वो कोई नहीं बताता, कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन भी सबसे जरूरी क्या है? 4 ही तो चीज है जो हमने बचपन में कर चुकी है, बस उसको वापस स्पीड में लाना है, रिवीजन करना है। आप देखोगे एक बनिया जो होता है, जो भी दुकान पे बैठता है, जो बिजनेस करता है, वो उंगलियों पे आप कुछ भी बड़े बड़े अंक भी बोलोगे, फटाक से प्लस करके दे देगा आपको। ये है प्रैक्टिस, पावर की प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस का पावर। तो उसने तो कहीं अलग से नहीं किया। तो इसलिए आपको कह रहा हूं, उतना स्पीड आपको लाना है तो आपको प्रॉपर 1 से 1.5 घंटा हर रोज देना होगा। प्लस को 10 क्वेश्चन आप, मैं जब अपने टाइम था, मैं मॉम को बोलता था कोई भी रैंडम आप मेरे को 10 नंबर दे दीजिए। पहले 2 डिजिट से शुरू किया, फिर 3 डिजिट, फिर उनको मैं प्लस करता चला गया। पहले हफ्ता हर बार गलत होता था या टाइम ज्यादा लगता था, फिर दूसरे हफ्ते टाइम मैंने देखा आधा होने लग गया। यकीन नहीं मानोगे, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। पहले में जहां 2 से 3 मिनट लग जाते थे, वहां 1.5 मिनट, फिर धीरे 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 2.5 महीने बाद मैं 10 वाली चीज 1 मिनट में सोल्व करने लग गया। 10 का एडिशन आप दो, मैं सोल्व कर पाता था। मेरा बेस्ट रहा था एक बार 40 सेकंड में मैंने सारे 10 के 10 अंक ऐड कर लिए थे। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दिमाग में ही करिए, आपको बहुत फायदा होगा, आपके आधा टाइम बचेगा। टाइमिंग एक बार सुधार लो और मैथ्स में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि प्लस सबसे बेसिक चीज है। जिसको डर लगता है उसका डर खत्म हो जाएगा कि मुझे कैलकुलेशन मेरे हाथ में है, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। अब तो फॉर्मूला ही तो लगाना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। डर ही तो यही है कि फॉर्मूला मेरे पास होता है, डाटा मेरे पास होता है, और मैं 5 मिनट से सोल्व करते जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन 5 मिनट लग गया। मैं बता रहा हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सुना था कि मेरे को 5 मिनट लग गया और मेरे को अब घबराहट हो गई कि 20 क्वेश्चन है। मैं सीधा, मेरा दिमाग ने मल्टीप्लाई कर दिया, 20 × 5 यानी 100 मिनट तो यहीं गए। 120 मिनट का पेपर है, 200 क्वेश्चन करने हैं। तो बोला मैंने पूरा का पूरा मैथ का सेक्शन छोड़ दिया, क्योंकि वो घबरा गए। अब डीएसएस में आप वापस नहीं जा सकते या स्विच नहीं कर सकते। उसने वहीं सबमिट मारा और नेक्स्ट पे चले गए। 18 क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिए वहीं। क्या फायदा हुआ उस चीज का? आप घबराहट में ऐसे गलत डिसीजन ले जाते हो कि आपका पूरे 2-3 साल बर्बाद हो जाते हैं। चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो ना, ये असिस्टेंट टीचर ही नहीं, टीजीटी, पीजीटी या कलरक कुछ भी बनना हो दिल्ली में, मैथ के बिना और रीजनिंग के बिना आप नहीं बन सकते। आज प्रैक्टिस कर लो, चाहे 10 साल बाद कर लेना। बिना, मैं कह रहा हूं आपको, बिना मैथ्स के गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिल सकती। यहां तक सीसेट लोगों से क्लियर नहीं हो पाता, आईएएस में सब कुछ आता है, सीसेट क्लियर 33% नहीं ला पाते। कारण है मैथ से डर। किसी ने आज तक कोई बताता ही नहीं है कि मैथ शुरुआत इस तरह करो कि पहले जो क्योंकि मैं इस चीज को, मैं जब मैं ट्यूशंस पढ़ाता था बच्चों को, तब मेरे को आइडिया आ गया था, उनसे आइडिया आया। मेरे गुरु वो हैं, मेरे बच्चे। जब मैंने उनको ट्यूशंस पढ़ाया तो मैंने देखा कि इनका मैथ कमजोर है, मेरे को किस तरह है। जब मैंने सोचना चालू किया तो मैंने देखा इनका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो मैंने भी अपने आप पे वो एप्लीकेबल किया। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए और अपना एक सीट रिजर्व करिए। तो सबसे बेस्ट चीज है, आज से ही 2 महीने के लिए 1 घंटा मैथ्स को दीजिए, जिसमें आप सिर्फ कैलकुलेशन करोगे, बाकी एनसीईआरटी करिए ताकि आपकी क्लियरिटी बन जाए। तो ये 5 चीज ध्यान रखिए। और कोई भी डाउट हो, किसी तरह से भी कोई भी डर भी हो, तो मैं आपको उस डर का आप मेरे को कमेंट कीजिए। मैं उस डर के लिए एक वीडियो बना के या किसी भी तरह आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सिलेक्शन लीजिए और अपना सिक्योर कीजिए फ्यूचर को। तो आज के लिए इतना ही काफी है। प्रैक्टिस करते रहिए मैथ को और बढ़ते रहिए आगे। धन्यवाद।